स्वागत है आपका ऑनली जीएस पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं घटना चक्र बीपीएससी पूर्वावलोकन 2023-24 और आज इसमें हम विश्व का भूगोल से संबंधित सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। यह बुक आने वाले बीपीएससी पीटी 2023 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। इस बुक में दिए गए अन्य टॉपिक से संबंधित वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से बाकी की वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। विश्व का भूगोल के अंतर्गत पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। क्षुद्र ग्रह, ग्रह, धूमकेतु ये सौरमंडल के भाग होते हैं लेकिन निहारिका भाग नहीं होता है, तो आंसर ऑप्शन डी सही होगा। सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। सौरमंडल में सूर्य, तारा और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े रहते हैं। इनमें ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु और खगोलीय धूल आदि शामिल हैं, जबकि निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। नेक्स्ट है, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो ये है सूर्य, ऑप्शन डी सही होगा इसमें। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड सूर्य है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये है कॉपरनिकस, ऑप्शन सी सही होगा इसमें। 1514 ईस्वी में एक हस्तलिखित निबंध कॉमेंटेरियोलस लिटिल कॉमेंटेरी में कॉपरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। उल्लेखनीय है कि 6वीं शती ईस्वी के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद वराहमिहिर ने इससे लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही यह बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा लगाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। नेक्स्ट है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, तो ये लगता है 20 करोड़ वर्ष, ऑप्शन डी सही है। सूर्य हमारी आकाशगंगा के अनेक तारों में से एक है। गैलेक्सी में स्थित प्रत्येक तारा इसके केंद्र की परिक्रमा करता है। केंद्र के निकट के तारों को केंद्र से दूर के तारों की अपेक्षा परिक्रमा में कम समय लगता है। सूर्य गैलेक्सी के केंद्र से अपेक्षाकृत दूर है। गैलेक्टिक केंद्र से लगभग 7.94 kpc या फिर 25.896 लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की औसत दूरी तथा 720,000 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति के कारण सूर्य को एक परिक्रमा करने में लगभग 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। परिक्रमा की यह अवधि ब्रह्मांड वर्ष कॉस्मिक ईयर कहलाती है, अतः निकटतम विकल्प के रूप में यहाँ पे विकल्प डी सही होगा। नेक्स्ट है, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो टोटल है 88, ऑप्शन बी सही होगा। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU के अनुसार अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल हैं, जिसमें से अधिकांश को दक्षिणी गोलार्ध से ही देखा जा सकता है। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है, तो ये है सप्तऋषि, ऑप्शन ए सही होगा इसमें। ध्रुव तारा का संकेत सप्तऋषि तारामंडल से प्राप्त होता है। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो ये है बुध, ऑप्शन बी सही होगा। सौरमंडल में केवल 2 ग्रह बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। मंगल के 2 तथा नेपच्यून के 14 ज्ञात उपग्रह हैं, जिनमें ट्रिटोन एवं नेरीड प्रमुख हैं। वर्ष 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्राग सम्मेलन में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया है। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है, तो ये है शुक्र, ऑप्शन बी सही है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है, जिसका माध्य तापमान लगभग 464 डिग्री सेल्सियस है। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो ये है शुक्र, ऑप्शन सी सही है। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा यानी सायंकाल का तारा कहा जाता है तथा मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि शनि के साथ बृहस्पति, अरुण एवं वरुण वलयों से युक्त होते हैं, तो बृहस्पति, अरुण और वरुण के चारों तरफ वलय पाई जाती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग 8 मिनट, ऑप्शन सी सही है। सूर्य से चला प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड का समय लेता है। इन विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंगों का वेग 1,86,000 मील प्रति सेकंड होता है। यहाँ पे निकट जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, 8 मिनट।
पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग 365.25 दिन। ऑप्शन यहाँ पे भी सही होगा। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 दिन या 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9.51 सेकंड का समय लगता है। इसे सौर वर्ष कहा जाता है। सौर वर्ष को ट्रॉपिकल वर्ष भी कहा जाता है। ट्रॉपिकल वर्ष एक वसंत विषुव से दूसरे वसंत विषुव के बीच के समय के बराबर होता है। ट्रॉपिकल वर्ष सामान्यतः 365.24 दिनों का होता है। सामान्यतः कैलेंडरों में प्रयोग होने वाले वर्ष को ट्रॉपिकल वर्ष कहा जाता है, जिसमें 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.2 सेकेंड या फिर 365.242 दिन होते हैं। वर्ष 2000 में अन्य सामान्य वर्षों की तुलना में लगभग 5 मिनट की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसमें 365 दिन 6 घंटे 13 मिनट 9 मिनट के स्थान पर 53.26 सेकेंड 9.51 सेकेंड के स्थान पर इसकी गणना की गई। ऐसे वर्षों को परिवर्ष कहते हैं। दो क्रमागत उपसौरों के बीच के समय को परिवर्ष कहते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो यहाँ पे इसके बारे में नीचे देखते हैं। पृथ्वी की विषुवत रेखा की परिधि 40,090.28 किलोमीटर है। इस दूरी को पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट में तय कर लेती है। अर्थात पृथ्वी का परिभ्रमण की गति लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे है। इस आधार पर प्रति मिनट पृथ्वी की गति बराबर 1670 किलोमीटर प्रति 60 मिनट बराबर 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट होगी। किसी भी विकल्प में यहाँ पे सही उत्तर नहीं दिया गया है, तो आप ये देख लीजिएगा। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है 23 डिग्री अक्षांश के आसपास। ऑप्शन बी सही है। पृथ्वी पर उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु का विस्तार 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलता है। पृथ्वी पर मरुस्थल बनने की 4 प्रमुख भौगोलिक स्थितियां हैं। पहला है 30 डिग्री अक्षांशों के आसपास उच्च वायुदाब का पाया जाना। यहाँ हवाएं ऊपर से नीचे उतरती हैं, फलस्वरूप यहाँ वर्ष भर मौसम साफ रहता है। सहारा और ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल इसी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है महाद्वीपों के पश्चिमी तट के मरुस्थल 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलते हैं। संभवतः हवाओं का पूर्वमुखी होना इसका कारण है। महाद्वीपों के पूर्वी भाग से प्रवेश करने वाली व्यापारिक हवाएं पश्चिमी भाग तक पहुंचते शुष्क हो जाती हैं। कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका का, पश्चिमी सहारा उत्तरी अफ्रीका में, अटाकामा दक्षिणी अमेरिका और नामीब दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका इसी प्रकार के मरुस्थल हैं। नेक्स्ट है, पर्वतों की वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित मरुस्थलों में उत्तरी अमेरिका का मरुस्थल डेथ वैली, पेटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना का और पेरुवियन मरुस्थल प्रमुख हैं। चौथा है, महाद्वीपों के मध्य में स्थित मरुस्थल जो आर्द्रता भरी हवाओं से दूरस्थ हैं। इनमें ग्रेट बेसिन मरुस्थल यूएसए का, ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल तथा गोबी मरुस्थल चीन एवं मंगोलिया का है। तो यहाँ पे हमने देखा पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है 23 डिग्री अक्षांश के आसपास। बाकी इसके 4 प्रकार हैं जो आप यहाँ पे देख चुके हैं। नेक्स्ट है, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? पृथ्वी का घूर्णन। ऑप्शन बी सही है। धरातल पर प्रवाहित हवाओं की दिशा वायुदाब तथा पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। पृथ्वी की अच्छी गति से उत्पन्न विक्षेपक बल के कारण हवाओं की दिशा में विक्षेप हो जाता है। इस बल की खोज जी कोरियोलिस द्वारा किए जाने के कारण इसका नाम कोरियोलिस बल पड़ा। इस प्रकार दिए गए विकल्पों में से एक प्रभावी कोरियोलिस बल का कारण पृथ्वी का घूर्णन है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है तो यह है बृहस्पति। ऑप्शन सी सही है। सौर मंडल में आकार की दृष्टि से ग्रहों का क्रम दिया गया है। यहाँ पे व्यास आपको स्वयं से देखना है, इनका क्रम मैं बता दे रही हूँ। तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, इसके बाद शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और सबसे छोटा ग्रह है तो यह है बुध। आकार की दृष्टि से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इनके व्यास आप स्वयं से देख लीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो हम ऊपर देख चुके हैं, इस ऑप्शन में दिए गए, इसमें डी का होगा, शनि का। ऑप्शन यहाँ पे डी सही है। घनत्व सबसे कम है, ऑप्शन डी सही है। यहाँ पे इस तरफ ग्रह दिया गया है, इस तरफ घनत्व दिया गया है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में। तो पृथ्वी का होता है 5514, मंगल का
3934, शुक्र का है 5243, शनि का है 687। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, शनि। पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? तो इसमें होता है निकिल और फेरम, ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में निकिल और फेरम तत्वों की प्रचुरता है। निफे, निकिल और फेरम लोहा का संक्षिप्ताक्षर है। नेक्स्ट है, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है 29.5 वर्ष, ऑप्शन सी सही है। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर यानी परिक्रमा लगाने में 29.4 पृथ्वी वर्षों के बराबर समय लेता है। यहाँ पे सही उत्तर सी होगा। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करता है 84 वर्ष में, 84 वर्षों में, ऑप्शन ए सही होगा। अरुण ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 83.7 पृथ्वी वर्षों का समय लेता है, जबकि अपने अक्ष पर 17.2 घंटे में एक चक्कर परिभ्रमण पूरा करता है। इसके उपग्रहों की संख्या 27 है। नेक्स्ट है, जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है पृथ्वी के आयाम की माप से, ऑप्शन बी सही होगा। जियोडेसी पृथ्वी के 3 मूलभूत गुणों को सटीक रूप से मापने और समझने का विज्ञान है। ये गुण है पृथ्वी का ज्यामितीय आकार, अंतरिक्ष में पृथ्वी का अभिविन्यास और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। इसके साथ ही यह समय के साथ उपर्युक्त गुणों में परिवर्तन का भी अध्ययन करता है। इस प्रकार जियोडेसी वह विज्ञान है जो पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो यहाँ पे आपको सही बताना है। पहला, दूसरा, तीसरा गलत है, ये चौथा सही है। अब घटक जीवाणु होते हैं, इसके बारे में नीचे डिटेल से देखते हैं। सही सुमेलन निम्न है, उत्पादक घास, प्राथमिक उपभोक्ता हिरण होते हैं। अब घटक जीवाणु और द्वितीयक उपभोक्ता तेंदुआ होते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का भूभाग सबसे कम है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी सही है। विश्व के 7 महाद्वीपों में सर्वाधिक क्षेत्रफल एशिया का है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का भूभाग सबसे कम है। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? तो ये है सवाना का घास का मैदान, ऑप्शन बी सही है। प्रश्नगत विकल्पों में अफ्रीका के सवाना मैदान उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। उत्तरी अमेरिका के घास मैदानों को प्रेरीज और दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदानों को पम्पास कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है? तो ये है पृथ्वी और सूर्य, ऑप्शन ए सही होगा। खगोलीय इकाई एयू पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है। खगोलीय इकाइयों का उपयोग आमतौर पर हमारे सौर मंडल के भीतर दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। एक एवी बराबर होता है 1.496 इंटू 10⁸ मीटर। भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की थी? W.M. डेविस ने, ऑप्शन डी सही है। W.M. डेविस, इनका पूरा नाम है विलियम मॉरिस डेविस ने भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना प्रस्तुत की है। वहीं वॉल्टर फिंक ने डेविस के सिद्धांत में संशोधन करते हुए एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने नाम दिया मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस। किसी स्थान पर मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है प्रधान माध्याह्न रेखा, ऑप्शन डी सही है। प्रधान माध्याह्न रेखा को अंतरराष्ट्रीय देशांतर रेखा या ग्रीनविच देशांतर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। यह रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। 0 देशांतर पर स्थित इसी रेखा द्वारा अंतरराष्ट्रीय मानक समय स्टैंडर्ड टाइम का निर्धारण किया जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जाना जाता है। प्रधान माध्याह्न रेखा निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है। तो ये देश हैं यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो और घाना। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? तो ये है रॉकी, ऑप्शन सी सही है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप स्थित इंडीज पर्वत श्रृंखला है। हालांकि प्रश्नगत विकल्पों में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला रॉकी है, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित है। प्रश्न में निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछा गया है, अतः इसका यहाँ पे सही उत्तर सी होगा। अमेरिकी नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA के अनुसार पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मिड ओशन रिज है, जिसका लगभग 90% भाग समुद्र के नीचे है। क्राल एक प्रकार की निर्मित संरचना है, तो यह है दक्षिणी अफ्रीका की, ऑप्शन ए सही होगा।
इसका इंग्लिश में नाम आप देख लीजिए, इस प्रकार से लिखा जाता है क्रॉल। दक्षिण अफ्रीका में लकड़ियों एवं झाड़ियों आदि से मवेशियों के बाड़ों के चारों ओर सामान्यतः गोलाई में बनाई गई झोपड़ी नुमा संरचनाओं को कहा जाता है। दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा किस देश में है? तो यहाँ पे ऑप्शन ई सही होगा। कतिपय आकलनों के अनुसार दुनिया के कुल बड़े बांधों 15 मीटर या अधिक ऊंचाई या फिर 3 मिलियन घन मीटर से अधिक भंडारण क्षमता की संख्या का लगभग आधा चीन में है। एक अन्य आकलन के अनुसार दुनिया के बड़े बांधों में से 57% भारत और चीन में है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन है, हम ऑप्शन ई लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है, तो ये होगा अटाकामा, ऑप्शन डी सही है। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान अटाकामा मरुस्थल है जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तुम्मालपल्ले खदान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार माना जाता है, अवस्थित है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन ए सही है। तुम्मालपल्ले खदान आंध्र प्रदेश राज्य के वाईएसआर जिले, पूर्व नाम इसका कडप्पा जिला में अवस्थित है। वर्ष 2011 में भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग ने यहाँ यूरेनियम के विशाल भंडार होने की पुष्टि की थी। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर, ऑप्शन सी सही है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर एक ऐसी काल्पनिक रेखा होती है जो दो क्रमागत कैलेंडरों दिनों को अलग करती है। यह ग्रीनविच इंग्लैंड से 180 डिग्री विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। उल्लेखनीय है कि जहां कोई स्थल भाग पड़ता है इसे मोड़ दिया जाता है, ताकि अगर कोई एक देश में अगर इसे मोड़ा नहीं जाएगा तो एक देश में एक ही समय में 2 डेट होगी, तो इसे मोड़ दिया जाता है उस देश के लिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो ये है अफ्रीका, ऑप्शन बी सही है। विश्व में कुल 7 महाद्वीप है, जिनमें से एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। इसका क्षेत्रफल 44,568,5,000 वर्ग किलोमीटर है। अन्य महाद्वीपों का क्षेत्रफल इस प्रकार है, यहाँ पे आपको इनका क्षेत्रफल स्वयं देखना है। सबसे बड़ा है अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे इनका क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में आपको स्वयं देखना है। उल्लेखनीय है कि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। उपर्युक्त प्रश्न में एशिया न दिए जाने के कारण जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, यानी कि अफ्रीका। नेक्स्ट है, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो ये होगा अफ्रीका में, ऑप्शन सी सही है। बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया है किस देश में कितने देश हैं, ये देख लेते हैं। अफ्रीका में है 54, यूरोप में 49, एशिया में 48, उत्तरी अमेरिका में 23, दक्षिणी अमेरिका में 12 और ओशिनिया में है 14 देश। रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किसका उदाहरण है? अपघर्षण का, ऑप्शन ए सही है। रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण अपघर्षण का उदाहरण है छत्रक सेल या गारा सेल। अपरदनात्मक प्रकार की स्थलाकृति है। इसमें चट्टानों के निचले भागों में अधिक कटाव होने के कारण ऐसी आकृति बनती है। जापान के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में एक सटीक कथन कौन सा है? जापान ने बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने के लिए समुद्र का इस्तेमाल किया, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। जापान के प्राकृतिक संसाधनों में सर्वाधिक प्रमुख समुद्री मछलियां हैं तथा मत्स्यन वहां की प्रमुख आर्थिक गतिविधि है। वहां खनिज संसाधन काफी कम मात्रा में पाए जाते हैं तथा वहां की भूमि पर वनों का बाहुल्य है। जापान ने बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने हेतु समुद्र का प्रयोग किया है अतः जापान में प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में विकल्प ए का यहाँ पे सही उत्तर सही होगा। यहाँ पे विकल्प ए सही होगा चारों ऑप्शन में से। तो जापान ने बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने के लिए समुद्र का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सागर में दुनिया में सबसे अधिक लवणता है? तो ये है मृत सागर, ऑप्शन सी सही होगा। सर्वाधिक प्रश्नगत सागरों में सर्वाधिक लवणता मृत सागर में यहाँ पे 238 से 240 होता है। यहाँ पे डबल जीरो लिखा जाता है क्योंकि ये 1000 में से 238 240 लिया जाता है, इसलिए यहाँ पे जीरो के नीचे डबल जीरो लिखा जाता है। यहाँ पे पाई जाती है। हालांकि विश्व में सर्वाधिक लवणता तुर्की व वान झील की है जहाँ पे 330 से 335% पाई जाती है। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश है तो ये है चिली, ऑप्शन बी सही होगा। दिए गए विकल्पों में से मुख्य भूमि के अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला देश चिली है। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? तो ये है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी सही होगा इसमें। यहाँ पे देखते हैं किस देश में कितने द्वीप हैं। तो इंडोनेशिया में 17,508, मालदीव में 11,1192,
फिलीपींस में है 7,641, क्यूबा में है 4,195। इंडोनेशिया के हाइड्रो ओशनोग्राफिक विभाग के अनुसार उसके द्वीप समूह में 17,508 द्वीप हैं, जिसमें 6,000 द्वीपों पर बसाव है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो ये है बोर्नियो। ऑप्शन ए सही होगा। दिए गए विकल्पों में से बोर्नियो द्वीप का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, उसके बाद मेडागास्कर का है, इसके बाद सुमात्रा तथा ग्रेट ब्रिटेन का। तो यहाँ पे वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल दिया गया है, जो आपको स्वयं से कवर करना है। सामान्यतः विश्व का सबसे सर्द मानव निवास क्षेत्र ओयमयाकोन किस देश में स्थित है? तो ये है रूस में। ऑप्शन बी सही होगा। विश्व का सबसे सर्द मानव निवास क्षेत्र ओयमयाकोन रूस में है। यह रूस के शाखा याकुतिया गणराज्य में इंटीगिरका नदी के तट पर अवस्थित एक ग्रामीण बस्ती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो ये है जापान। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। ऐसा देश जिसकी सीमा किसी अन्य देश की भूमि के साथ संलग्न नहीं होती है, उसे सीमा रहित देश कहते हैं। यहाँ देश चारों ओर से समुद्र से घिरा है। प्रश्नानुसार सर्वाधिक सीमा रहित भौगोलिक क्षेत्रफल वाला देश जापान है, जिसका क्षेत्रफल है 37,7915 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद आता है फिलीपींस का, इसके बाद न्यूजीलैंड का, क्यूबा का। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी यानी जापान। इनके क्षेत्रफल आप स्वयं से देख लीजिए। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, तो ये है होन्शु द्वीप। ऑप्शन बी सही है। जापान मुख्यतः 4 द्वीपों होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु का समूह है। उपर्युक्त चारों द्वीपों में होन्शु सबसे बड़ा है। जापान की राजधानी टोक्यो इसी द्वीप पर स्थित है। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो यह है डेनमार्क का। ऑप्शन ए सही है। ग्रीनलैंड क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का बृहत्तम द्वीप है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है। नूक ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा एवं राजधानी नगर है। नूक की समुद्र तल से ऊंचाई 1 से 3 मीटर तक है। महाद्वीपीय बहाव का क्षेत्रफल किसके द्वारा विकसित किया गया? ए वेगनर के द्वारा। ऑप्शन बी सही है। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा विकसित किया गया। वेगनर के अनुसार लगभग 20 से 22.5 करोड़ वर्ष पहले पेंजिया का विभाजन आरंभ हुआ। पेंजिया पहले 2 बड़े महाद्वीपीय पिंडों लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड क्रमशः उत्तरी व दक्षिणी भूखंडों के रूप में विभक्त हुआ। इसके बाद लॉरेशिया व गोंडवाना लैंड धीरे धीरे अनेक छोटे हिस्सों में बंट गए, जो आज के महाद्वीप के रूप में है। आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वे क्रिस्टली तथा अक्रिस्टली दोनों होती हैं। ऑप्शन सी सही होगा। आग्नेय चट्टानें पिघले मैग्मा के ठंडा एवं ठोस होने से बनती हैं। ये रवेदार होती हैं, परतें नहीं पाई जाती हैं, पूरा जीवाश्म भी नहीं पाए जाते। आग्नेय चट्टानों का संबंध प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से होता है। पानी का प्रवेश बहुत कम होता है इसमें। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं। ऑप्शन सी सही है। अवसादी शैलें का निर्माण अवसादों के एकत्रीकरण के फलस्वरूप होता है। इसमें जीवाश्म और परतें पाई जाती हैं, किंतु ये शैलें रवेदार नहीं होती हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है? तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा कथन सही है। यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं। एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं। तो यहाँ पे जो पहला है ये सही है। ड्रमलिन ज्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं। अंडे की टोकरी स्थलाकृत अक्सरयुक्त इलाकों की विशेषता है, जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं। ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे पहला, दूसरा और चौथा होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल से नीचे देख लेते हैं। ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ग्लेशियरों या हिम के पिघलने से प्राप्त जल धाराओं द्वारा मलबा के निक्षेपण से निर्मित एस्कर लंबे सकरे कटक होते हैं, जिनके किनारे तीव्र ढाल वाले एस्कर होते हैं। एस्कर की संरचना बजरी, रेत तथा कंकड़ पत्थर द्वारा होती है। हिमनद के निक्षेप द्वारा निर्मित स्थलारूपों में ड्रमलिन गोलास्म मृत्तिका द्वारा निर्मित एक प्रकार के ढेर या ढीले होते हैं, जिनका आकार उल्टी नौका या कटे हुए उल्टे अंडे के समान होता है। अंडे की टोकरी स्थलाकृति ड्रमलिन युक्त इलाकों की विशेषता है। ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। माउंट इटना है, तो ये एक ज्वालामुखी है। ऑप्शन सी सही है।
माउंट एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो इटली के सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी सर्वोच्च ऊंचाई 3,357 मीटर है। माउना लोवा उदाहरण है, तो ये एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। ऑप्शन ए सही होगा। माउना लोवा हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से सही नहीं बताना है। इसमें 3 कथन सही हैं, जो एक है वो सही नहीं है। तो पहले देखते हैं। पहला, सुंडा खाई में भारतीय प्लेट के वर्मी प्लेट से अधः गमन वाले क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर भ्रंश रेखा का 15 मीटर तक खिसकाव होने के कारण इस भूकंप की उत्पत्ति हुई है। तो ये पहला सही है। परिणामी सुनामी ने इंडोनेशिया के तट से अफ्रीका के पूर्वी तट तक अधिकेंद्र से लगभग 8,500 किलोमीटर की दूरी तक तटों पर घोर विध्वंस किया। दूसरा भी सही है। यहाँ पे तीसरा है, वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी से समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोग मौत के घाट उतरे। तो यहाँ पे जो सी है ये गलत है। बांग्लादेश में बहुत कम लोग हताहत हुए क्योंकि भूकंप प्रभावित भ्रंश रेखा की दिक स्थिति लगभग उत्तर पश्चिमी होने से सुनामी लहरों की प्रबलतम शक्ति पूर्व पश्चिमी दिशा में थी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा आंसर। इसके बारे में नीचे डिटेल से देख लेते हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर स्थित इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के पश्चिमी भाग पर समुद्र के अंदर आए रिएक्टर स्केल पर 9.1 परिमाण के भूकंप से उत्पन्न सुनामी लहरों से लगभग 2,40,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। उपर्युक्त प्रश्न में सुनामी से संबंधित दिए गए तथ्यों का विवरण क्रमशः इस प्रकार है। पहला कथन है, इस शक्तिशाली भूकंप से लगभग 1300 किलोमीटर लंबी भ्रंश रेखा का 15 मीटर तक अधःक्षेपण हुआ। यह अधःक्षेपण वर्मी प्लेट के नीचे भारतीय प्लेट के खिसकने से हुआ, इसलिए यहाँ पे कथन ए सही है। दूसरा है, हिंद महासागर में उठी इन सुनामी लहरों का प्रभाव इंडोनेशिया से लेकर पूर्वी अफ्रीका तट तक देखा गया। अधिकेंद्र से लगभग 8,000 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण अफ्रीका में 2 व्यक्ति, वहीं सोमालिया में 289 से अधिक व्यक्ति मारे गए। इससे लगभग 14 देश प्रभावित हुए। तीसरा है, इन सुनामी लहरों से लगभग 2 से 3 लाख लोगों के मारे जाने एवं खोने की संभावना व्यक्त की गई, न कि 50 लाख। तो इस प्रकार से तीसरा कथन गलत हो जाएगा। विकल्प बी भी यहाँ पे सही है। वस्तुतः भूकंप प्रभावित भ्रंश रेखा की दिक स्थिति लगभग उत्तर दक्षिण दिशा में थी, जिससे सुनामी लहरों की प्रबलतम शक्ति पूर्व पश्चिम दिशा में थी। परिणामतः बांग्लादेश में बहुत कम लोग हताहत हुए। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? नवीन मोड़दार पर्वत, ऑप्शन बी सही है। विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, सागरमाथा, चोमोलुंगमा, इसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर सहित प्रथम 10 सर्वोच्च चोटियां हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित हैं। हिमालय एक नवीन मोड़दार वलित पर्वत है, अतः स्पष्ट है कि अधिकांश विश्व की सर्वोच्च चोटियां इन्हीं वलित पर्वतों में ही स्थित हैं। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, नवीन मोड़दार पर्वत। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, मर्रे एवं डार्लिंग। मर्रे और डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे प्रमुख नदियां हैं। इसकी घाटी ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है, जबकि इरी एवं ह्यूरन संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा की बृहद झीलें हैं। इसी तरह विक्टोरिया एवं चौड़ अफ्रीका की प्रमुख झीलें हैं। स्वेज एवं पनामा नहर है। हैदराबाद शहर निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थित है? तो ये स्थित है यहाँ पे ऑप्शन ई सही होगा। हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी है। हैदराबाद पाकिस्तान में भी है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत का दूसरा बड़ा शहर है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक जिला है। इस प्रकार यहाँ पे एक से अधिक विकल्प सही होगा, पाकिस्तान और भारत। तो ऑप्शन ई हो जाएगा। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा लेती है तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन ई सही है। एक नदी जिस विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा कर लाती है उस क्षेत्र को जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बहाए जाने वाले क्षेत्र जल निकासी क्षेत्र कहलाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो यह है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन बी सही है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। इस पार्क का नाम कांगेर नदी से लिया गया है। कांगेर घाटी को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1982 ईस्वी में प्रदान किया गया था। निम्नलिखित देशों में से किसमें कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन ए सही है।
कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार 2020 के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है। इसके बाद क्रमशः रूस, ऑस्ट्रेलिया, चीन और भारत के पास कोयले का सर्वाधिक संचित भंडार है। ध्यातव्य है कि विश्व स्तर पर कोयले के संचित भंडार में भारत का स्थान 5वां है। कोयले की शेष उत्पादक देशों में क्रमशः चीन, भारत, इंडोनेशिया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका है। निम्नलिखित देशों में से कौन 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो ये है चीन। ऑप्शन डी सही होगा। वर्ष 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक चीन था। इसके बाद क्रमशः भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा का स्थान था। वर्ष 2021 में चीन गेहूं के उत्पादन में शीर्ष पर था। इसके बाद क्रमशः भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस का स्थान है। ध्यातव्य है कि 2021 में गेहूं के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर था। निम्नलिखित देशों में से कौन इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये है चीन। ऑप्शन सी सही है। विश्व स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स के सबसे बड़े उत्पादकों की श्रेणी में शीर्ष पर चीन है, जबकि इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका एवं जापान का स्थान है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है तो यह है इंडीज। ऑप्शन बी सही है। इसमें इंडीज दक्षिण अमेरिका की प्रमुख व विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई लगभग 7000 से 8900 किलोमीटर विभिन्न प्रमाणित स्रोतों से प्राप्त है। रॉकीज पर्वत उत्तरी अमेरिका की प्रमुख वलित पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई लगभग 4800 किलोमीटर है। हिमालय पर्वत दक्षिण एशिया में भारत के उत्तरी सिरे पर स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के मध्य। ऑप्शन ए सही होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो यहाँ पे ऑप्शन ई होगा। इसके बारे में नीचे देख लेते हैं। रस्ट बाउल या रस्ट बेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। यह लौह उत्पादन करने वाला आर्थिक क्षेत्र है। इसमें इलिनायस, इंडियाना, मिशिगन, ओहियो तथा पेंसिल्वेनिया का क्षेत्र शामिल किया जाता है। इसमें ग्रेट लेक्स प्रदेश, पिट्सबर्ग प्रदेश आदि शामिल हैं। अतः यहाँ पे एक से अधिक विकल्प सही होगा। ऑप्शन ई सही हो जाएगा। नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम है तो ये है बेंगुएला धारा। बेंगुएला धारा ऑप्शन बी सही है। नामीबिया के तट के साथ बेंगुएला ठंडी जलधारा बहती है। बेंगुएला धारा के अच्छे प्रभाव के कारण कालाहारी मरुस्थल के पश्चिमी तट का मौसम साल भर ठंडा तथा सुहावना रहता है। यह जलधारा महासागर में उत्पन्न होती है। ब्राजील के पठार के पास के मैदानों को कहते हैं तो इसे कहते हैं कंपोस। ऑप्शन बी सही है। ब्राजील के पठार के पास उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कंपोस पाए जाते हैं। पंपास शीतोष्ण घास के मैदान है जिनका विस्तार अर्जेंटीना में है। डाउन शीतोष्ण घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं तथा वेल्स घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। किलिमंजारो है एक, तो किलिमंजारो एक ज्वालामुखी वाल्केनो है, आग्नेयगिरी है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। किलिमंजारो पर्वत तंजानिया के उत्तर पूर्वी भाग पर स्थित है। किलिमंजारो के 3 मुख्य शंकुओं में से माउंट कीबो के सर्वोच्च शिखर उहुरु चोटी का सब पहले नाम कैसर विल्हेम स्पिट्स था। यह एक आग्नेयगिरी ज्वालामुखी पर्वत है। गोबी मरुस्थल है तो ये चीन में है। ऑप्शन ई सही होगा। गोबी मरुस्थल उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में स्थित एक विशाल मरुस्थल है। जोहान्सबर्ग स्थित है तो ये स्थित है स्वर्ण खनन है। जोहान्सबर्ग विख्यात है तो ये विख्यात है स्वर्ण खनन हेतु। ऑप्शन ए सही होगा। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के गाउंटिंग प्रांत की प्रोविंशियल राजधानी है। यह सोना और हीरा खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा स्थल रुद्ध देश है? तो ये है हंगरी। ऑप्शन बी सही होगा। हंगरी स्थल रुद्ध देश है जो यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया से घुरा हुआ है। बेल्जियम की सीमा उत्तर सागर से तथा रोमानिया और यूक्रेन की सीमा काला सागर से मिलती है। इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं तो ये है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ में। ऑप्शन ए सही है। इजराइल पश्चिम एशिया में मध्य पूर्व का भूमध्य सागरीय तटीय देश है जिसकी पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से, उत्तरी सीमा लेबनान से, उत्तर पूर्वी सीमा सीरिया से, पूर्वी सीमा जॉर्डन से तथा दक्षिण पश्चिम सीमा मिस्र से लगी हुई है। यहाँ पे विकल्प ए सही होगा। इजराइल विवादित क्षेत्र गाजा पट्टी एवं वेस्ट बैंक के साथ भी सीमा साझा करता है।
संसार की छत किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पामीर को। ऑप्शन सी सही है। पामीर के पठार को विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। कभी कभी तिब्बत के पठार हेतु भी संसार की छत का प्रयोग किया जाता है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है, तो ये है श्रीलंका। ऑप्शन ए सही है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम श्रीलंका है। श्रीलंका विषुवत रेखा के उत्तर में भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित हिंद महासागर का द्वीपीय देश है। इसे हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है, तो ये है 2/3 भाग। ऑप्शन सी सही होगा। पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल के लगभग 29% भाग पर स्थल क्षेत्र और लगभग 71% भाग पर जल क्षेत्र का विस्तार है। इसलिए यहाँ पे जो सही विकल्प होगा वो होगा सी। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है, तो यह है उत्तरी ध्रुव। ऑप्शन ए सही है। पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकटतम बिंदु उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर का तल 4 किलोमीटर की गहराई पर है, जो पृथ्वी के केंद्र से लगभग 6553 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पृथ्वी की ध्रुवीय त्रिज्या 6356.752 किलोमीटर है। 64,000 किलोमीटर की लंबाई एवं 2000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। ये कटक है, तो ये है मध्य महासागरीय कटक। ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। उपर्युक्त विशेषताएं मध्य महासागरीय कटक से संबंधित है। मध्य महासागरीय कटक ग्लोब के चारों ओर 40,390 मील या फिर 65,000 किलोमीटर की लंबाई में आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में फैला है। यह पृथ्वी की सतह का अकेला सबसे विशालतम भूगर्भिक लक्षण है। गल्फ स्ट्रीम है, तो ये एक महासागरीय धारा है। ऑप्शन बी सही होगा। फ्लोरिडा की धारा जब एंटलीज धारा का जल समाविष्ट कर हेटरॉस अंतरीप से आगे बढ़ती है, तो वह गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। यह गर्म जल धारा है जो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होती है। ग्रांड कैनियन है, तो ये एक खड्ड है। ऑप्शन ए सही होगा। ग्रांड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना प्रांत में कोलोराडो नदी पर स्थित एक खड्ड है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है, तो यह है गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा। ऑप्शन ए सही होगा। गंगा डेल्टा विश्व का बृहत्तम डेल्टा है। यह बांग्लादेश एवं भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर में स्थित है। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा या सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। फिजी द्वीप अवस्थित है, तो ये अवस्थित है प्रशांत महासागर में। ऑप्शन बी सही है। रिपब्लिक ऑफ फिजी दक्षिणी प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय राष्ट्र है। यहाँ वानुवातु के पूर्व, टोंगा के पश्चिम तथा तुवालू के दक्षिण में स्थित है। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। ऑप्शन ए सही होगा। स्वेज नहर मिस्र के स्वेज स्थल डमरू मध्य में बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। 1869 ईस्वी में इसकी लंबाई 164 किलोमीटर थी तथा वर्ष 2015 में इसकी कुल लंबाई 193.30 किलोमीटर थी। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली इस नहर को 1869 ईस्वी में जहाजों के आवागमन के लिए खोल दिया गया था। इसके दक्षिणी सिरे पर स्वेज नहर में तेवफीक बंदरगाह और उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद बंदरगाह स्थित है। इस नहर के बन जाने से यूरोप और एशिया के बीच की दूरी काफी कम हो गई है, क्योंकि इसके बनने से पूर्व यूरोप से एशिया और एशिया से यूरोप जाने वाले जहाजों को अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर जाना होता था। स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। पनामा नहर मध्य अमेरिका में पनामा के स्थल डमरू मध्य को काटकर बनाई गई प्रमुख जहाजी नहर है। यह अटलांटिक महासागर या फिर अंध महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इस नहर के बनाए जाने से पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को व पूर्वी तट पर स्थित न्यूयॉर्क जाने के लिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का चक्कर लगाकर कुल लगभग 22,500 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, किंतु
नहर के बन जाने से दोनों के मध्य लगभग आधी से भी कम दूरी अर्थात लगभग 9,500 किलोमीटर की रह गई। वर्तमान में इस नहर पर पनामा देश का अधिकार है। मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं हिंद महासागर से चीन सागर तक, ऑप्शन ए सही है। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है। यह हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इस जल संयोजक के माध्यम से हिंद महासागर से चीन सागर तक आने जाने की सुविधाएं हैं। सुंड्रा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर स्थित है? तो यह है यहाँ पे ऑप्शन ई सही होगा। सुंड्रा ट्रेंच हिंद महासागर में अवस्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा एवं जावा द्वीपों के समांतर है। तो यहाँ पे ऑप्शन ई सही हो जाएगा। ओजोन परत बताती है तो यह पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत बनाती है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। ओजोन परत समताप मंडल के निचले भाग पर 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। यद्यपि तो ओजोन की उपस्थिति 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक भी हो सकती है। परत के रूप में ओजोन अधिकांश 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही होती है। यह परत मानव जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक होती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का अवशोषण कर पृथ्वी पर आने से रोकती है। इन किरणों से त्वचा कैंसर का खतरा होता है। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है तो ये है 10 से 20 किलोमीटर, ऑप्शन ए सही है। गरजने वाली चालीसा, कुद्र पचासा, चीखने वाली साठा पौने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं? तो ये दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं, ऑप्शन बी सही है। गरजने वाली चालीसा, कुद्र पचासा, चीखने वाली साठा पौने पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की प्रचंडता के आधार पर इन्हें यह नाम प्रदान किया गया है। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है तो यह स्थित है 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर, ऑप्शन बी सही होगा। काहिरा मिस्र की स्थिति 30 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री 14 मिनट ईस्ट है। चूंकि काहिरा का समय ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर से 2 घंटा आगे है, अतः इसकी स्थिति 30 डिग्री पूर्व देशांतर के पास बनती है। पृथ्वी गोलाकार होने के कारण 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, अतः 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। इसलिए 30 डिग्री देशांतर पर कुल समय 30 × 4 बराबर 120 मिनट यानी 2 घंटे होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को, ऑप्शन बी सही है। उत्तरी गोलार्ध में शीत अयनांत अर्थात 21 से 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। ग्रीष्म अयनांत के समय उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। इसके विपरीत 20-21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तथा 21-22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। महाद्वीप कैसे अलग हुए? विवर्तनिक क्रिया से, ऑप्शन बी सही है। पृथ्वी का ऊपरी भाग स्थल मंडल और संपूर्ण क्रस्ट एवं मेचिक का ऊपरी भाग का निर्माण विभिन्न प्लेटों से हुआ है। ये प्लेटें विभिन्न प्रारूपों में विवर्तनिक क्रिया के फलस्वरूप गतिशील तथा प्रवाहित होती हैं। इस प्रकार ये प्लेटें अपने ऊपर स्थित महाद्वीप तथा महासागरीय भागों को अपने प्रवाह के साथ ही स्थानांतरित करती हैं। वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो ये है पर्वत निर्माणकारी बल का, ऑप्शन सी सही है। पृथ्वी के अंतर्जात बलों के अंतर्गत पर्वत निर्माणकारी बल क्षैतिज संचलन भी आता है। इसके तहत 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं, संपीड़न बल व तनाव बल। संपीड़न बल से चट्टानों की परतें मुड़ जाती हैं। ऊपर उठे भाग को अपनति और नीचे धंसे हुए भाग को अभिनति कहते हैं। इसी मोड़ को वलन कहते हैं। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है तो ये है आल्प्स, ऑप्शन ए सही है। आल्प्स पर्वत श्रेणी मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में है। इसका सर्वोच्च बिंदु मोंट ब्लैंक है। इसकी ऊंचाई लगभग 4810 मीटर है। आल्प्स पर्वत नवीन मोरदार पर्वत का प्रमुख उदाहरण है। तकला-मकान मरुस्थल अवस्थित है, चीन में है, ऑप्शन बी सही है। तकला-मकान मरुस्थल मुख्यतः उत्तर पश्चिम चीन के झिंगजियांग क्षेत्र एशिया में विस्तारित है। यह दक्षिण में कुनलुन पर्वत तथा पश्चिम में पामीर का पठार और उत्तर में तियान शान पर्वत से घिरा है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन ए सही है।
ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया एवं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका विस्तार लगभग 3,4,8,750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? तो ये है लेबनान। ऑप्शन ए सही है। इसमें दिए गए विकल्पों में से लेबनान की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। मृत सागर का विस्तार जॉर्डन, इजराइल और वेस्ट बैंक क्षेत्र में है। फिलिस्तीन सागर की आधिकारिक मानचित्र के अनुसार वेस्ट बैंक क्षेत्र में फिलिस्तीन का अधिकांश क्षेत्र समाहित है। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो इसे कहते हैं पम्पास। ऑप्शन बी सही है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को पम्पास कहते हैं। इस घास के मैदान का विस्तार अर्जेंटीना, उरुग्वे तथा ब्राजील के दक्षिणी भागों में है। अन्य मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों में स्टेपीज, यूरेशिया, प्रेरी उत्तरी अमेरिका में तथा डाउन्स ऑस्ट्रेलिया तथा वेल्स दक्षिण अफ्रीका आदि प्रमुख हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो ये है सिडनी। ऑप्शन बी सही है। उपर्युक्त विकल्पों में सिडनी किसी देश की राजधानी नहीं है, बल्कि यह ऑस्ट्रेलिया का एक बंदरगाह नगर है, जबकि कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की तथा रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में। ऑप्शन बी सही है। 90 ईस्ट रिज हिंद महासागर स्थित एक कटक का नाम है। रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? तो यह है सेंट पीटर्सबर्ग। ऑप्शन बी सही है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है। पहले इसे पेट्रोग्राद एवं लेनिनग्राद के नाम से जाना जाता था। यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक शहर होने के साथ एक बंदरगाह शहर भी है। अड्डू प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? भारतीय महासागर में। ऑप्शन सी सही है। अड्डू प्रवाल द्वीप एटॉल भारतीय हिंद महासागर में स्थित है। यह मालदीव का दक्षिणतम एटॉल है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा बेमेल है। तो इसके बारे में इसमें ऑप्शन ई होगा। इसके बारे में हम नीचे डिटेल से देख लेते हैं। मसाई जनजाति के लोग पूर्वी अफ्रीका के केन्या, उत्तरी तंजानिया तथा पूर्वी युगांडा के पठारी प्रदेशों में रहते हैं। सकाई मलय प्रायद्वीप मलेशिया एवं इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। किर्गिज या फिर खिर्गिज मध्य एशिया में पाए जाते हैं। बेडौइन या बद्दू जनजाति अरब प्रायद्वीप एवं अरब मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? तो ये नहीं है लॉरेन बेसिन, बाकी तीनों हैं। रूर घाटी, सार बेसिन एवं अचेन बेसिन जर्मनी के कोयला क्षेत्र है, जबकि लॉरेन बेसिन फ्रांस का कोयला क्षेत्र है। सागरी लवणता का मुख्य स्रोत होता है, तो ये होता है भूमि। ऑप्शन बी सही है। सागरी लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है, जबकि नदियां लवणता को सागर तक पहुंचाने वाले कारकों में प्रमुख हैं। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है, तो ये है 35 ppt यानी 35 होता है प्रति 1000 पे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। हिंद महासागर में 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य 35.14% लवणता पाई जाती है, परंतु बंगाल की खाड़ी में घटकर यह 30% हो जाती है। यहाँ पे प्रति 1000 में ये दिया गया है, घटकर 30 हो जाती है। वहीं अरब सागर में यह 36% लवणता पाई जाती है, अतः यहाँ पे सही विकल्प बी होगा। निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? तो ये होती है मृत सागर में। ऑप्शन डी सही है। प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में मृत सागर में सर्वाधिक लवणता 238 पाई जाती है। तुर्की के वान झील में 330 लवणता, ग्रेट सॉल्ट लेक यूएसए में 220 लवणता पाई जाती है। सारगेसो सागर एक हिस्सा है, तो ये हिस्सा है उत्तरी अटलांटिक महासागर का। ऑप्शन ए सही होगा। 2022 में पूछा गया प्रश्न है। सारगेसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक जलीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र में सारगैसम नाम की वनस्पति बहुतायत में पाई जाती है, जिस कारण इसका नाम सारगेसो सागर पड़ा है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, तो ये है अमेजन। ऑप्शन बी सही है। अमेजन दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी तथा अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है। यहाँ पर दिया गया है आपको मिलान करने के लिए, इस तरफ शहर दिए गए हैं और इस तरफ नदी है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी। इसमें ऑप्शन सी सही है। इसके बारे में आप यहाँ पे देख लीजिए, हम नीचे डिटेल से देख लेते हैं। रॉटरडैम राइन नदी के किनारे है। पेरिस, सीन के बुडापेस्ट, डेन्यूब और वाशीगटन
पोटोमैक के किनारे स्थित है। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो ये है बाब अल मंदेब, ऑप्शन ए सही है। हिंद महासागर, अरब की खाड़ी और लाल सागर को आब अल मंदेब जल संधि जोड़ती है। अन्य विकल्पों का विवरण इस प्रकार है। हरमुज जल संधि फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। बोरपोरस जल संधि काला सागर एवं मरमरा सागर को, मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। यहाँ पे सुमेलित करने के लिए दिया गया है अत्यधिक गर्म जगह, अत्यधिक ठंडा, अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक सूखा का क्षेत्र। तो इसमें जो सही ऑप्शन है ये है बी। इसके बारे में नीचे देखते हैं। अत्यधिक गर्म स्थल है सहारा मरुस्थल, अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका, अत्यधिक वर्षा का क्षेत्र चेरापूंजी, अत्यधिक सूखा चिली में पड़ता है। किस मिट्टी में केसिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो ये है चिकनी मिट्टी में, ऑप्शन ए सही है। केसिका क्रिया चिकनी मिट्टी में सर्वाधिक प्रभावशाली होती है, जबकि बलुई मिट्टी में यह न्यूनतम होती है। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाले देश हैं? तो ये है चीन, ऑप्शन सी सही है। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2017-21 के अनुसार वर्ष 2021 में चीन कोयला उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। निम्नलिखित में से कूलगार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? सोना खनन, ऑप्शन सी सही है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित कूलगार्डी सोना स्वर्ण खनन के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में यह पर्यटकों के बीच माइनिंग घोस्ट टाउन के रूप में प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में सोने की खोज 1892 ईस्वी में की गई थी। निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ है? तो ये है चीन, ऑप्शन सी सही है। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 एवं वर्ल्ड मिनरल्स प्रोडक्शन 2015 से 19 के वर्ष 2019 तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन चीन में हुआ। चीन में 380 टन, ऑस्ट्रेलिया में 326 टन, रूस में 300 टन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में 200 टन सोने का उत्पादन हुआ। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2021 के अनुसार वर्ष 2020 में भी चीन सोने के उत्पादन में प्रथम स्थान पर था। इस अवधि में चीन में 365 टन, ऑस्ट्रेलिया में 327 टन, रूस में 308 टन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में 190 टन सोने का उत्पादन हुआ है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा चीन। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये है भारत, ऑप्शन बी सही है। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2017 से 21 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में एल्युमिनियम प्राथमिक उत्पादन करने वाले विश्व के 5 शीर्ष देश इस प्रकार हैं। पहले स्थान पर है चीन, रूस, भारत, कनाडा और फिर यूएई। तेल के कोष सबसे ज्यादा किस देश में है? तो ये है वेनेजुएला में, ऑप्शन डी सही है। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2021 के अनुसार वेनेजुएला में सर्वाधिक क्रूड ऑयल का प्रमाणित भंडार है, लगभग 48 बिलियन टन। वेनेजुएला में विश्व का लगभग 19.64% कच्चे तेल का भंडार है। कोयले का सामान्य प्रकार है? तो ये है बिटुमिनस, ऑप्शन ए सही है। कोयला मुख्यतः कार्बन के यौगिक का मुक्त कार्बन मिश्रण है। कार्बनीकरण रासायनिक क्रिया द्वारा वानस्पतिक पदार्थों का कोयले में परिवर्तन होता है। कार्बन के अंश के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है: एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट तथा पीट। उपर्युक्त चारों प्रकार के कोयले में बिटुमिनस सामान्य किस्म का कोयला माना जाता है। एंथ्रेसाइट अत्यंत उत्तम कोटि का तथा पीट सबसे निम्न कोटि का कोयला है। भारत में कुल प्राप्त कोयले का लगभग 98% से अधिक भाग प्राचीन काल की गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। गोंडवाना युगीन कोयला मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का है। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं, तो ये है शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम, ऑप्शन ए सही होगा इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो ये है लंदन, ऑप्शन सी सही है। साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, विकिरण के कारण, ऑप्शन बी सही है। मेघी रातों में वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा साफ रातों की अपेक्षा अधिक होती है। बहिर्गामी पार्थिव विकिरण को जल वाष्प अवशोषित करता है, फलस्वरूप मेघी रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म महसूस होती हैं। इसके अतिरिक्त साफ रातों में वायुमंडल में जल वाष्प की कमी के कारण रात्रि के समय पार्थिव विकिरण आसानी से शून्य में चली जाती है, जिससे साफ रातें ठंडी महसूस होती हैं। वास्तव में वायुमंडल ग्रीन हाउस प्रभाव की भांति व्यवहार करता है। मानसून का निवर्तन इंगित होता है, तो यहाँ पे आपको बताना है निम्नलिखित कूटों में से कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे होगा सी, पहला, दूसरा और तीसरा। साफ आकाश से
बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब स्थिति से, स्थल पर तापमान बढ़ने से। ऑप्शन इसमें सी सही होगा। उत्तरी भाग में जब मानसून लौटने लगता है तो प्रारंभ में स्थल पर तापमान में थोड़ी सी वृद्धि होती है, उसके बाद स्थल पर तापमान में क्रमशः कमी आती है। मानसून के लौटने के साथ साथ उत्तर पश्चिम में विस्तृत निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने लगता है। इस समय आकाश स्वच्छ हो जाता है। निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? तो इसमें से जो सही है वो है बी, भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। भूमध्य सागरीय जलवायु में प्रदेश की अधिकांश वर्षा शीतकाल में प्राप्त होती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में दोपहर पश्चात गरज के साथ संवहनी वर्षा होती है और यह लगभग वर्ष भर होती रहती है। मानसूनी क्षेत्रों की अधिकांश वर्षा ग्रीष्मकाल में मानसूनी हवाओं से प्राप्त होती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा या तो नगण्य होती है या अनिश्चित होती है। यहाँ पे विकल्प बी सही होगा। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो ये है पम्पास। ऑप्शन डी सही है। मध्य चिली, टेप काउन दक्षिण अफ्रीका का तथा एजिलेड ऑस्ट्रेलिया में भूमध्य सागरीय जलवायु कोपेन के अनुसार CSA तथा CSB पाई जाती है, जबकि पम्पास क्षेत्र उष्ण जलवायु CWB का क्षेत्र है। आप इसे NCERT 12 में पढ़ सकते हैं। इस चैप्टर को इस डिटेल से पढ़ना है तो। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कांगो में। ऑप्शन बी सही है। पिग्मी जनजाति विषुवत रेखीय अफ्रीका के कांगो बेसिन के वर्षा वनों में रहने वाली जनजाति है। यह मुख्यतः शिकारी एवं संग्राहक जनजाति है। पिग्मी जनजाति का निवास पेड़ों पर बनाई गई झोपड़ियों में होता है, जिन्हें मोंगुलस कहा जाता है। पिग्मी निवासी हैं अफ्रीका के। ऑप्शन ए सही है। एस्किमो निवासी हैं तो ये है कनाडा के। ऑप्शन ए सही है। एस्किमो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के चारों ओर निवास करने वाली जनजाति है, जो अलास्का, USA, कनाडा, ग्रीनलैंड, डेनमार्क और उत्तरी रूस में निवास करती है। एस्पेरांटो है तो यह विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। ऑप्शन डी सही है। अंतरराष्ट्रीय संपर्क हेतु सहायक भाषा के रूप में एस्पेरांटो भाषा का विकास LL ज़ेमेनहॉफ ने किया है। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है तो ये है चीन। ऑप्शन बी सही है। FAO के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन चीन करता है, जबकि दूसरे स्थान पर भारत करता है। इंटरनेशनल सेरीकल्चर कमीशन के अनुसार वर्ष 2021 में वैश्विक रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान पर चीन एवं उसके बाद भारत द्वितीय स्थान पर है। शहतूश जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, कहाँ पैदा होता है? चीन में। ऑप्शन सी सही होगा। शहतूश का एक विशेष प्रकार का गर्म ऊनी साल होता है जो तिब्बती एंटीलोप अथवा चीरू के बालों से तैयार किया जाता है। चीरू का निवास मूलतः चीनी स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो ये है ईरान। ऑप्शन डी सही है। FAO के आंकड़ों के अनुसार विश्व में ईरान सर्वाधिक केसर का उत्पादन करता है। भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन संघ शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में होता है। यहाँ के किश्तवाड़ जिला तथा पामोर पुलवामा जिला प्रमुख केसर उत्पादक क्षेत्र हैं। केसर को लाल सोना के नाम से भी जाना जाता है। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश अग्रणी है? तो ये है चीन। ऑप्शन बी सही है। प्रश्नकाल के दौरान पत्थर के कोयले के भंडार में चीन प्रथम, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय एवं भारत तृतीय स्थान पर थे। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2021 के अनुसार वर्ष 2020 के अंत तक पत्थर का कोयला, एंथ्रेसाइट एवं बिटुमिनस के प्रमाणित भंडार में संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम स्थान है। इसके बाद क्रमशः चीन एवं भारत का स्थान है, तो आप इसे अपडेट कर लीजिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ये है सऊदी अरब। ऑप्शन सी सही है। प्रश्नकाल में विकल्प सी सही था। इंडियन मिनरल ईयर बुक 2021 के अनुसार वर्ष 2020 में कच्चे तेल के उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका 747 मिलियन टन के बाद सऊदी अरब 520 मिलियन टन सर्वाधिक तेल उत्पादक देश रहा है। अतः वर्ष 2020 में भी USA के बाद सऊदी अरब क्रूड पेट्रोलियम के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, जबकि वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2017 से 21 के अनुसार वर्ष 2020 में पेट्रोलियम के उत्पादन में प्रथम स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका तथा उसके बाद रूस का द्वितीय स्थान है।
निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो ये है कजाकिस्तान। ऑप्शन ए सही है। वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व में सर्वाधिक खान द्वारा यूरेनियम का उत्पादन करने वाला देश कजाकिस्तान है। दूसरे एवं तीसरे स्थान पर क्रमशः कनाडा एवं नामीबिया का स्थान आता है। टिन मिलता है प्लेसर निक्षेपों में। ऑप्शन ए सही है। विश्व में प्राप्त होने वाली टिन की 80% मात्रा प्लेसर निक्षेपों से प्राप्त होती है। ये निक्षेप रिवर बेड्स में पाए जाते हैं। अधिकांश प्लेसर निक्षेप दक्षिण पूर्व एशिया में फैले हैं। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2021 के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार शीर्ष टिन उत्पादक देश क्रमशः चीन, इंडोनेशिया, म्यांमार एवं पेरू हैं। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। ऑप्शन डी सही है। इसमें बृहद अर्थों में मृदा संरक्षण का अर्थ केवल अपरदन को नियंत्रित करना ही नहीं होता, बल्कि इसका उद्देश्य भूमि की उच्च स्तरीय उर्वरता को बनाए रखना भी होता है। सामान्य अर्थों में भूमि उपयोग में सुधार ही मृदा संरक्षण कहलाता है। यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। ऑप्शन ए सही है। टेरा रोसा लाल मृदा के लिए प्रयुक्त इटालियन शब्द है। इसका विकास चूना पत्थर के अविलेय अवशेषों से होता है। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं, तो ये मिलते हैं विषुवत रेखा के पास। ऑप्शन ए सही है। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में वर्ष भर उच्च तापमान पाए जाने से वर्ष भर होने वाली वर्षा के कारण सदाबहार वर्षा वनों का व्यापक विस्तार पाया जाता है। इनमें अमेजन बेसिन दक्षिण अमेरिका में, कांगो बेसिन अफ्रीका में तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई द्वीप समूहों के वर्षा वन प्रमुख हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो ये है कनाडा। ऑप्शन डी सही है। प्रश्नकाल के दौरान मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी के उत्पादन एवं निर्यात में कनाडा अग्रणी स्थान पे था। अद्यतन स्थिति FAO ईयर बुक ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2020 में 50,871 मीट्रिक टन उत्पादक के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में शीर्षस्थ लुगदी उत्पादक देश है, जबकि निर्यात में शीर्षस्थ देश ब्राजील है। यहाँ का है 16,480 मीट्रिक टन। नेक्स्ट है, यहाँ पे सूची दी गई है। सूची 1 रेल मार्ग को सूची 2 जोड़ने वाले स्थान से सुमेलित करना है आपको। इस तरफ रेल मार्ग दिया गया है, इस तरफ जोड़ने वाले स्थान है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। तो इसके बारे में हम नीचे देख लेते हैं। उपरयुक्त रेल मार्गों को जोड़ने वाले स्थानों का सही क्रम इस प्रकार है। यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग फ्रांस पेरिस फ्रांस से वारसा पोलैंड को जोड़ता है। ट्रांस एंडियन रेल मार्ग ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना से वालपारेजो चिली को जोड़ता है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग सेंट पीटर्सबर्ग लेनिनग्राद अथवा मॉस्को से व्लादिवोस्टोक रूस। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, लगभग 9,300 किलोमीटर लंबा है। ओरिएंट एक्सप्रेस ये पेरिस फ्रांस से इस्तांबुल तुर्की को जोड़ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्तन नगर नहीं है? तो ये है कैनबरा। ऑप्शन बी सही है। कैनबरा जो ऑस्ट्रिया की वर्तमान राजधानी है को छोड़कर उपयुक्त में से दिए गए सभी नगर बंदरगाह नगर हैं। टोक्यो ये जापान की राजधानी व होंशु द्वीप पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है। न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क प्रांत में स्थित बंदरगाह नगर जो हडसन नदी के तट पर स्थित है। लंदन ये टेम्स नदी पर स्थित बंदरगाह है। यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है? तो ये है सेंटोस। ऑप्शन बी सही है। सेंटोस ब्राजील के दक्षिण पूर्व पर स्थित समुद्री बंदरगाह है। यहाँ से सर्वाधिक कॉफी का निर्यात किए जाने के कारण इसे विश्व का कहवा पत्तन भी कहा जाता है। पर्यावरण किससे बनता है? जैविक घटकों से, अजैविक घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, उपयुक्त सभी से। ऑप्शन डी सही होगा। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा जैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। पर्यावरण के 3 संगठक हैं, भौतिक या अजैविक, इसमें आते हैं स्थल, वायु, जल। जैविक संगठक इसमें पादप, मनुष्य, जंतु एवं सूक्ष्म जीव। और ऊर्जा संगठक में सौरिक ऊर्जा एवं भूतापीय ऊर्जा आती है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से। ऑप्शन डी सही है।
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है। ज्ञातव्य है कि CO2 ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत ही आती है। मिसिसिपी डेल्टा उदाहरण है तो ये अंगुलित या पंजक बर्ड फुट डेल्टा का उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ पे भी सही होगा। मिसिसिपी डेल्टा जिसे यजू मिसिसिपी डेल्टा या बस डेल्टा के रूप में भी जाना जाता है, यह मिसिसिपी और यजू नदियों के बीच स्थित है। वर्तमान में बर्ड फुट डेल्टा के आकार अंगुलित या पंजक डेल्टा का स्वरूप का उदाहरण है। बंगुरला जलधारा है तो यह दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है। इसमें ऑप्शन डी सही होगा। बेंगुएला धारा दक्षिणी अंध महासागर में बहने वाली एक ठंडी महासागरीय धारा है जो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकराकर तट के सहारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। इस धारा का असर पश्चिमी केप कोस्ट से अंगोला तक देखा जा सकता है। इनमें से कौन दिखता नहीं है तो इसमें से राहु नहीं दिखता, बाकी सब ग्रह दिखते हैं। ऑप्शन डी सही है। पृथ्वी से 5 ग्रह को हम देख सकते हैं जैसे बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि। राहु को नहीं देखा जा सकता है। 12मासी नदियों में जल कहाँ से आता है तो ये आता है बर्फ के पिघलने से। ऑप्शन बी सही है। 12मासी नदियां वर्षा से और साथ ही ऊंचे पहाड़ों से पिघलने वाली बर्फ से पानी प्राप्त करती हैं, जिसके कारण इस प्रकार की नदियों में वर्ष भर जल का जमाव रहता है। निम्नलिखित आदिवासी समुदायों में से कौन सा निग्रिटो प्रजाति का है तो यह है सेमांग। ऑप्शन सी सही है। निग्रिटो प्रजाति सबसे प्राचीन प्रजाति की श्रेणी में आती है। भारत में इस प्रजाति की कुछ जनजातियां दक्षिण भारत में निवास करती हैं। उत्तर पूर्वी भारत की नागा सेमांग जनजाति इस प्रजाति में शामिल है। विश्व में आधे से अधिक कहवा का उत्पादन होता है तो ये होता है ब्राजील में। ऑप्शन ए सही है। ब्राजील विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जिसमें वैश्विक कॉफी आपूर्ति का 40% हिस्सेदारी है। वियतनाम दूसरा बड़ा कॉफी उत्पादक देश है, जिसका विश्व के कॉफी उत्पादन में लगभग 20% हिस्सा है। जापान में औद्योगिक विकास के लिए निम्नलिखित कारणों में से कौन सा उत्तरदायी नहीं है। यहाँ पे उच्च स्तर की प्रौद्योगिकी, कुशल श्रम, 10 परिवहन प्रणाली, ये सभी उत्तरदायी हैं। जो नहीं है ये है खनिज संसाधनों की बहुलता। आंसर यहाँ पे भी होगा। जापान में उद्योगों का विकास की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले क्षेत्र में हुआ था, जहां यहाँ सस्ते कुशल श्रमिक और बाजार दोनों की प्रचुरता है, परंतु यहाँ खनिज संसाधनों की बहुलता का अभाव है। पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। ऑप्शन सी सही है। जब पैंजिया का विभाजन हुआ तब पैंजिया का उत्तरी भाग लोरेशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना इसमें आते हैं। दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीप भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका कहा गया है इसे। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप किसके निकट स्थित है तो ये स्थित है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। आर्कटिक क्षेत्र उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला एक भौगोलिक क्षेत्र है। इस क्षेत्र की कोई सही परिभाषा नहीं है क्योंकि इसकी दक्षिणी सीमा बदलती रहती है। अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है। यह विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदभुग, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं तो ये है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ऑप्शन यहाँ पे भी सही है। ये प्रश्न 2023 में पूछा गया है। मन्नार की खाड़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर लगभग 1050,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। समुद्री जैव विविधता की दृष्टि से यह क्षेत्र विश्व के सबसे संपन्न क्षेत्रों में से एक है। इस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में 21 द्वीपों के साथ साथ ज्वार नदमुख, समुद्र तट इत्यादि शामिल हैं, जिसमें समुद्री शैवाल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, खारे दलदल और मैंग्रोव शामिल हैं। कोपिन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में आते हैं तो ये आते हैं CWG। ऑप्शन बी होगा। इसे आप क्लास 12 की ज्योग्राफी NCERT से पढ़ सकते हैं। ये भी प्रश्न 2023 में पूछा गया है तो वहां से आप इसे डिटेल से पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन इसमें भी सही होगा। वर्ष 2018 में वी कोपिन ने जलवायु वर्गीकरण की आनुभाविक पद्धति विकसित की थी। कोपिन ने 5 प्रमुख जलवायु समूह निर्धारित किए, जिनमें से 4 तापमान एवं 1 वर्षण पर आधारित है। कोपिन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार CWG जलवायु प्रदेश में आते हैं। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील
प्रति किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है। तो ये है 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर। ऑप्शन सी सही है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि 1982 UNCLOS 1982 एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसके अनुसार प्रत्येक तटीय देश एक प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र का दावा कर सकता है जो समुद्र की ओर अपनी आधार रेखा से 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर तक विस्तृत होगा। ये देश अपने प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र के ऊपर हवाई क्षेत्र और इसके नीचे के समुद्र तल और उपमृदा पर संप्रभुता का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा वो होगा सी। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही और इस बुक से संबंधित अन्य वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।